उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी का एनकाउंटर कर दिया है। उसके बाद उसके शव को झांसी से यहाँ लाया जा रहा है और ये हम आपको दिखाएंगे कसारी मसारी का ये जो कब्रिस्तान है, यहाँ पर सुबह से कब्र को खोदा जा रहा है और इसी कब्र में उसको सुपुर्द खाक किया जाएगा। हम आपको बताएं कि जिस तरह से ये सुबह से यहाँ पर 2 से 3 जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं और इसको खोद रहे हैं और खोदने के बाद इसको तैयार किया जा रहा है। पूरा देर शाम तक असद का शव प्रयागराज लाया जाएगा और उसके बाद उसके चकिया स्थित घर पे ले जाया जाएगा, जो इस समय पूरी तरह से जमींदोज है, वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ के बाद उसके शव को यहाँ कसारी मसारी लाया जाएगा। लेकिन आपको खास बात ये बताएं कि उनके परिवार का एक भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अतीक अहमद को पुलिस के द्वारा कस्टडी में ले रखा है। वहीं कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं दी गई है कि उनको इस शव यात्रा में शामिल किया जाए। परिवार का कोई भी सदस्य इस शव यात्रा में शामिल नहीं हो पाएगा। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24। या यूं कहिए वही प्रयागराज है जहां पर कभी अतीक और उसके गैंग की तूती बोला करती थी। और आज स्थिति यह है कि बीती रात से अतीक अहमद से यहां पर पूछताछ की जा रही है और कड़े सुरक्षा घेरे में अतीक अहमद को यहां पर रखा गया है। सजा याफ्ता हो चुका है अतीक अहमद, उम्र कैद की सजा उसको मिल चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड में वो अभियुक्त है और राजू पाल हत्याकांड का भी वो अभियुक्त है। तमाम मुकदमे उसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे, लेकिन आज अतीक और अशरफ, ये हमारे ठीक सामने जो आप धूमनगंज कोतवाली देख रहे हैं, यहीं पर उससे पूछताछ की जा रही है। अब तक अगर हम बात करें तो 50 से ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन खबर ये मिल रही है कि वो सहयोग नहीं कर रहा है। हर सवाल का जवाब वो ना में दे रहा है और यही इसी पूछताछ के आधार पर न केवल उमेश पाल हत्याकांड का की जो पूरी जो जानकारी है वो कड़ियां जुड़ेंगी, बल्कि इसे एक अहम साक्ष्य के तौर पर अतीक और अशरफ के खिलाफ पुलिस कोर्ट में इस्तेमाल करेगी। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानव श्रीवास्तव, प्रयागराज, न्यूज़ 24। उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार प्रमुख आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और उसका शूटर गुलाम अहमद को यूपी एसटीएफ ने कल झांसी में मुठभेड़ में मार गिराया। उसके बाद उस दोनों के शव को लाया गया झांसी के मेडिकल कॉलेज में, जहां पर इन दोनों का पोस्टमार्टम देर रात को किया गया। 11:30 बजे से पोस्टमार्टम शुरू हुआ, तकरीबन 2 बजे रात तक चला। इसी मॉर्चरी रूम में बता दें कि आपको 3 डॉक्टरों का पैनल था और इसके साथ साथ एसडीएम और डीएम भी मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। खुलासे में ये बताया गया है कि असद को 2 गोलियां लगी थी। गुलाम अली के बारे में जो बताया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, उसे 1 गोली लगी थी। गुड्डू मुस्लिम जो प्रमुख आरोपी है, जो अभी भी फरार है, झांसी आया हुआ था चिलगांव में, जहां पर वो सतीश पांडे नामक एक शख्स से मुलाकात करता है, उसके घर में रुकता है, जिसने पनाह दी थी गुड्डू मुस्लिम को। उससे भी पूछताछ करने के लिए यूपी एसटीएफ ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। कैमरामैन कालीकांत के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, झांसी। झांसी में हुए एनकाउंटर में मारे गए असद अहमद का शव लेने के लिए उनके रिश्तेदार झांसी पहुंच रहे हैं। असद के शव का पोस्टमार्टम झांसी मेडिकल कॉलेज में किया जा चुका है। फिलहाल अतीक के परिवार में असद के शव पर दावा करने वाला कोई नहीं है। अतीक और उसका भाई अशरफ और बेटा अली और उमर सभी जेल में हैं, जबकि उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम है और वह फरार है। असद अहमद और गुलाम दोनों पर प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में वांछित थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने असद के परिवार और गुलाम के परिवार से संपर्क किया। गुलाम के परिवार ने साफ इनकार कर दिया गुलाम का शव लेने से। पहले ही कहा था अपराध का रास्ता छोड़ दो, लेकिन नहीं माना। आज पूरा परिवार रास्ते पर है। वहीं बताया जा रहा है कि असद का शव लेने के लिए उसका फूफा और एक वकील झांसी जा रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। उमेश पाल हत्याकांड मामले में वांछित चल रहे आरोपी असद और गुलाम के एनकाउंटर के मामले में राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मायावती ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दरअसल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की हत्या की गई थी और उसके बाद से हत्यारों की तलाश की जा रही है। अब अतीक अहमद के बेटे और आरोपी असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर कहा है कि आज संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर के नोटिस यूपी सरकार को क्यों है। चुनाव के लिए एनकाउंटर करवा रही है सरकार और पुलिस खुद भी डरी हुई है। अच्छे लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं मायावती ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दूसरे राजनीतिक दलों ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी वाले मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हैं। कुल मिलाकर सियासी बयानबाजी लगातार देखी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और यूपी पुलिस की तरफ से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में अपराधियों और माफिया के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। अब बिहार में अपराधियों का एनकाउंटर ही होगा। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि अगर 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो अपराधियों का केवल और केवल एनकाउंटर ही होगा। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी काफी उत्साहित है। तभी तो सम्राट चौधरी पटना के एक कार्यक्रम में लवकुश समाज को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की अगर सरकार बनी तो यहाँ भी अपराधियों का एनकाउंटर ही होगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूँ। बिहार बीजेपी में अकेले सम्राट चौधरी नहीं है जो योगी सरकार से प्रभावित हैं, बल्कि केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार कैसे चलाई जाती है या नीतीश कुमार को योगी आदित्यनाथ से सीखने की जरूरत है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। बिहार के वैशाली के लालगंज में गुरुवार की शाम दलित नेता राकेश पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राकेश पासवान की हत्या उस वक्त की गई थी जब वो अपने घर के पास बैठकर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर एक शोभा यात्रा निकालने वाले थे, उसकी तैयारी का जायजा ले रहे थे। लेकिन इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी वहां पहुंचे और पहले उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां झोंक दी। राकेश पासवान को कुल 7 गोलियां मारी गई थी और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उसके शव को जब सदर अस्पताल ले जाया गया था और डॉक्टरों ने मृत घोषित किया तो वहां समर्थकों ने काफ़ी हंगामा किया, आगजनी की और उसके बाद शव लेकर भाग गए थे। बाद में प्रशासन ने उनके शव को पोस्टमार्टम कराया और आज सुबह जब यहाँ पे शव पहुँचा था शुक्रवार को, तब यहाँ भारी हंगामा हुआ। आप देख सकते हैं कि लालगंज बाजार में किस तरीके से तोड़फोड़ मचाई गई थी। दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे, पुलिस वाहन पर पथराव हुआ था, लालगंज थाना में भी हमला हुआ था और आगजनी की कोशिश की गई थी। हालांकि कई गाड़ियों में तोड़फोड़, थाना परिसर में लगी गाड़ियों में तोड़फोड़ किया गया था और फिलहाल यहाँ पर हालात को नियंत्रण करने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स की यहाँ पे तैनाती की गई है और हालात को नियंत्रण करने की कोशिश की गई। अभी भी लालगंज बाजार में कर्फ्यू सा नज़ारा है और यहाँ हर तरफ के पुलिस वाले ही नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज 24। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दौरा है। अमित शाह यहां पे एक सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2023 में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होना है, इसको लेकर बीजेपी पार्टी पूरी ताकत लगा दी है और किसी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसको लेकर अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल में दौरा अहम माना जा रहा है। अमित शाह यहाँ पे आएंगे और दक्षेश्वर में मां काली का दर्शन करेंगे। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के कोलकाता में यहाँ पे मीटिंग है। तो कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह का दौरा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तैयारी करना और 2023 में पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव को लेकर किया जा रहा है। पंचायत चुनाव में यहाँ पे किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए और कार्यकर्ताओं के हौसले कैसे बुलंद किया जाए, इस सब विषय पे आज गृह मंत्री अमित शाह का चर्चा होगा और इस बार अमित शाह का दौरा बीरभूम में अहम माना जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मुंबई में आकर मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। इस बात के संकेत शिवसेना के नेता संजय राउत ने वहां पर दी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकता के लिए राहुल गांधी कई कदम उठा रहे हैं। उसमें से एक वो मुंबई आकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ समय से महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में मजबूती से उभर रही है। विधान परिषद के चुनाव में 5 में से 4 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। इसके अलावा पुणे के विधानसभा उपचुनाव में भी महाविकास आघाड़ी ने जीत दाखिल की थी। हालांकि राहुल गांधी ने जब सावरकर पर बयान दिया था उसके बाद उद्धव ठाकरे ने यहां पर राहुल गांधी की आलोचना की थी। तब जाकर 2 कदम पीछे राहुल गांधी को हटना पड़ा था। हालांकि संजय राउत ने ये दावा किया है कि अगर महाराष्ट्र में विपक्ष की एकता अच्छी हो जाती है तो 48 में 40 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीत हासिल कर सकती है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगताले, न्यूज 24, मुंबई। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी मारलेना ने एलजीवी के सक्सेना को पत्र लिखकर नाराजगी जताई और साथ ही आरोप लगाया कि उनकी वजह से लाखों लोगों को बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है वो रुक सकती है। आपको हम बता दें कि आतिशी का आरोप है कि उप राज्यपाल ने बिजली सब्सिडी संबंधित कैबिनेट के फैसले की फाइल नहीं लौटाई है और अब सरकार की मंत्री को एलजी द्वारा मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। आतिशी ने एलजी को भेजे पत्र में लिखा कि मैं आज पूरे दिन एक अहम मामले
मैं आपसे मिलने के लिए लगातार 5 मिनट मांगती रही। दोपहर 3 बजे मेरे दफ्तर ने बताया कि आज आप उपलब्ध नहीं हैं। शाम 5:30 बजे मेरे दफ्तर को बताया गया कि मामला आपके सामने रखा गया है और मुझे इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। पत्र का जवाब प्रेस रिलीज के जरिए सामने आया है कि किस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है और ऐसे में लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप है एलजी का। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता हैं। 14 अप्रैल को उनकी 132वीं जयंती पर हैदराबाद के हुसैन सागर झील के करीब 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह भारतीय संविधान के वास्तुकार के लिए निर्मित देश की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी कुल ऊंचाई 175 फीट है, जिसमें 50 फीट संसद का आधार भी शामिल है। मूर्ति का वजन 474 टन है। मूर्ति की ढलाई के लिए 114 टन कांस्य का उपयोग किया गया। दिलचस्प बात यह है कि मूर्ति को उत्तर प्रदेश के नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकारों राम मंजी सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार द्वारा डिजाइन किया गया। इस परियोजना की कुल लागत 146.50 करोड़ दी गई है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, हैदराबाद, न्यूज़ 24। 2023 के चुनाव में पार्टियां अब दलितों को साधने में जुटी हुई है। 132वें बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता महू में अंबेडकर जन्मस्थली पहुंचे। बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां पर जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी पर आरोप लगाए कि जिस तरीके से बीजेपी ने वादे किए थे उन वादों पर बीजेपी खरा नहीं उतरी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24, महू। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बड़ी संख्या में संत हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। लगभग 200 से 250 की संख्या में संत दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जुटे हैं और संत यहां से हुंकार भरेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 150 महामंडलेश्वर जो है वो भी यहां पर मौजूद है और जिस तरीके से लगातार सनातन धर्म की एक ही पुकार आ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेव, वो भी है, साथ ही साथ दुष्यंत गौतम जी मौजूद है। बड़ी संख्या में संत यहाँ पर जुटे हैं और यहीं से एक सुर में आवाज की जा रही है कि पूरे देश को किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जिस तरह से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है वही आवाज आज यहाँ पर देश का हर संत जो पहुंचा है वो उठाने की कोशिश कर रहा है। या यूं कहा जाए कि आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से संत पुकार भरेंगे कि देश में कैसे हिंदू राष्ट्र कायम मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर और पंडोकर सरकार की अंदरूनी लड़ाई में अब राजनीतिक एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जब पंडोकर सरकार के धाम पंडोकर धाम पहुंचे तब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बागेश्वर धाम में जिस तरह से बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है और खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी का प्रचारक कहा है, उस वक्त जब ये बयान दिया गया था पंडोकर सरकार भी वहां मौजूद थे। बीजेपी अब कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के जो मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के नेता है या जो कांग्रेस की मानसिकता है जो साधु संतों का अपमान करती रही है, और यही नहीं, जो भोपाल से बीजेपी की सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो भी कांग्रेस पर हमलावर हैं और बाबा बागेश्वर के समर्थन में उतर आई हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब दो बाबाओं की लड़ाई में अब राजनीतिक एंट्री के बाद मामला और भी गर्मा गया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। माओवादी संपर्क मामले में आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नलखे के संपर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक एजेंट गुलाम नबी फई के साथ थे। ऐसा ऑब्जर्वेशन जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान स्पेशल NIA कोर्ट ने किया है। पाकिस्तानी एजेंट फई को अमेरिका में आतंकी वित्तपोषण मामले में दोषी ठहराया गया था।
स्पेशल कोर्ट ने नवलखा को जमानत देने से इनकार करते हुए अपने आदेश में कहा कि नवलखे के आईएसआई एजेंट से संबंध दिखाई देते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले महीने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया था और उन्हें नवलखे की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने नए सिरे से दलील सुनने के बाद 6 अप्रैल को 69 वर्षीय कार्यकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसका आदेश गुरुवार को उपलब्ध कराया गया। कैमरा पर्सन अचल कुमार सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में हैं और लगातार विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। 14,300 करोड़ रुपए की सौगात उन्होंने आज असम को दी है। एक एम्स और 3 मेडिकल कॉलेज उन्होंने देश को समर्पित किया है। इसके साथ ही आयुष्मान आपके घर जैसी हेल्थ कार्ड योजनाओं को भी आसाम में प्रधानमंत्री मोदी ने आज लॉन्च किया है। लेकिन सबसे बड़ा जो मेगा इवेंट है वो है बिहू के मौके पर जो डांस है, नृत्य है, उसको लेकर है। 11,000 के आसपास नर्तकियां बिहू के कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, नृत्य करेंगी और प्रयास ये है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल कराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के सांस्कृतिक मामलों से अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि असम बीजेपी का जो 2024 का गोल है उसमें एक बड़ा रोड मैप जो है उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है और 26 सीटें नॉर्थ ईस्ट की उस पर बीजेपी की नज़र है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 गुवाहाटी। भरतपुर में जावेद और नासिर हत्याकांड के 2 बड़े आरोपियों को भरतपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मोनू राणा और गोगो नाम के इन आरोपियों की बड़ी भूमिका इस पूरे हत्याकांड में शामिल रही है। इन्हें अदालत में पेश कर पुलिस ने 10 दिन की अपनी रिमांड पर ले लिया है ताकि इस घटना से जुड़े मामले की आगे की पड़ताल इनसे की जा सके। लंबे वक्त से ये लोग फरार थे और अलग अलग ठिकानों पर ये लोग छुपकर रहते थे। फिलहाल तो भरतपुर पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में इन दोनों गिरफ्तार आरोपियों से अगले 10 दिन तक होने वाली पूछताछ के दौरान कई और अहम खुलासे भी सामने होंगे। यही कारण था कि शुरुआत में इन लोगों पर केवल 5,000 रुपए का इनाम था, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया और उसी टिप के आधार पर पुलिस को इन दोनों के ठिकाने का भी पता लगा, जहां से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, भरतपुर, न्यूज़ 24। कोरोना महामारी का खतरा लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों में देश का जो आंकड़ा है कोरोना का वो 11,000 से ऊपर चला गया है। वहीं अलग अलग राज्यों में भी कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा दिखाई पड़ रहा है। आपको हम बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 1500 से ऊपर मामले दर्ज किए गए। वहीं पूरे देश में 11,000 से ज़्यादा मामले आए। आपको बता दें जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उससे अलग अलग जो राज्य हैं वो कदम उठा रहे हैं। मुंबई में मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है। वहीं कई और भी जगहों पर जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, नोएडा, ऐसी जगहों पर भी मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो नया वेरिएंट है उसमें संक्रमण बड़ी तेज़ी से होता है, लेकिन लगातार इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि संक्रमण होने के बावजूद जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो नियंत्रण में है। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। गुजरात में आज खबर राजकोट से बदले के बम की, जहां व्यापारिक रंजिश में एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए बम विस्फोट कर उसकी दुकान में आग लगवा दी। मामला राजकोट के गुंदावड़ी इलाके का है, जहां पर गुजरात मोबाइल नाम के एक स्टोर में अचानक से आधी रात को आग लग गई और पूरी दुकान का माल सामान जलकर खाक हो गया। बाद में जांच में पता चला कि आग एक विस्फोट के बाद लगी थी। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो उसके अंदर एक महिला दुकान के अंदर पार्सल रखती हुई दिखाई दी। कल्पेश चौधरी, भावाराम चौधरी, जिसकी गुजरात मोबाइल नाम की दुकान थी, उसी के बगल में मोबाइल शॉप चलाता था, लेकिन दोनों के अंदर व्यापारिक प्रतियोगिता थी और इसी के चलते व्यापारिक रंजिश में भवाराम चौधरी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए कल्पेश चौधरी ने बम विस्फोट का प्लान बनाया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कल्पेश चौधरी, उसके साले और डॉली नाम की महिला को हिरासत में लेकर आगे पूछताछ शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि गुजरात एटीएस भी इस मामले में पूछताछ कर सकती है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।
दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से देश के सबसे स्मार्ट और सुपर चोर बंटी उर्फ देविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। देविंदर सिंह इससे पहले भी कई बार पुलिस की गिरफ्त में आया और कई बार उसने पुलिस को चकमा भी दिया। केवल दिल्ली ही नहीं, इसने दिल्ली के अलावा चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, मुंबई कई जगह पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। पिछले 35 सालों से लगभग ये इसी तरीके से चोरी की वारदातें कर रहा है और लगातार ऐसे कई मौके आए जब पुलिस इस तक पहुंची, लेकिन ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 300 से ज़्यादा चोरी की वारदातों को ये अंजाम दे चुका है। हालांकि बीच में कुछ सालों में अपने किए की सज़ा काटने के बाद इसने कुछ सालों तक चोरी बंद कर दी थी और उसके बाद बिग बॉस की सेलिब्रिटी भी बना था, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ही दिनों में यहाँ से बिग बॉस के घर से बाहर निकल गया था और एक बार फिर से चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगा। के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। बढ़ने वाला है गर्मी का सितम। जी हां, देश के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में देश के कई हिस्सों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 4-5 दिनों में अधिकतम तापमान नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहेगा। पश्चिम बंगाल के गंगा से लगे अलग अलग हिस्सों में 13 से 17 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है। इसके अलावा 13 से 15 अप्रैल तक उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा और 15 से 17 अप्रैल तक बिहार में लू चल सकती है। वहीं गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश हो सकती है और बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि 15 अप्रैल से दिल्ली में लू यानी हीट वेव्स चलने लगेगी, जो 31 अप्रैल तक जारी रहेंगी। अगले 2 दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचेगा। दरअसल राजस्थान से आने वाली धूल भरी हवाओं की वजह से दिल्ली की भी हवा खराब हो गई है। आज बैसाखी भी है और वहीं पर खालसा पंथ का साजना दिवस भी है और इसी के चलते ही आज पंजाब के तख्त श्री दमदमा साहब में, इसी तरह तख्त श्री केसगढ़ साहब में और श्री अकाल तख्त पर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो नतमस्तक हो रहे हैं। और वहीं पर सारे पंजाब में इस समय हाई अलर्ट चल रहा है अमृतपाल को लेके। और वहीं पर यदि बात की जाए दमदमा साहब की, तो दमदमा साहब के आसपास पुलिस ने भारी तादाद में बैरिकेडिंग की हुई है, नाकाबंदी की हुई है और हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा रही है। और यही कारण है कि एक कंट्रोल रूम बनाया गया और कंट्रोल रूम के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर तलवंडी साहबों में इंस्टॉल कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह से यदि अमृतपाल तलवंडी साहबों जहां तक श्री दमदमा साहब में एंटर होने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाए। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 तख्त श्री दमदमा साहब, तलवंडी साहबों।